हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कवर करेगा हर एक टॉपिक को। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड इन द नियर सरफेस ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक इज। तो जब हम चार्जिंग पे इंडक्शन करेंगे, तो जब एक चार्ज बॉडी को डाइइलेक्ट्रिक के पास लाएंगे तो नियरेस्ट सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा बल्कि आपको पूछा गया। तो कैसे बताएंगे, देखिए ये कोई बॉडी है, इंसुलेटर बॉडी है डाइइलेक्ट्रिक। आपने यहाँ पे एक चार्ज बॉडी लेके आया है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो इस पे क्या होगा, ये वाली बॉडी की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कहेंगे हम क्यू इंड्यूस्ड, इस पे जो चार्ज होगा क्यू। करेक्ट। ये जो क्यू इंड्यूस्ड है, इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव भी आते हैं ऐसे। तो हमें पूछा गया नियरेस्ट सरफेस पे क्या होगा, सही है। तो हमें इस साइड की बात करनी है। तो क्यू इंड्यूस्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी टाइम्स 1 - 1 एप्सिलॉन आर। करेक्ट है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। करेक्ट है। अब ये वाला जब नंबर आप यहाँ पे कोई 1 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये वाला कुछ नंबर आएगा वो 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट का आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू हमेशा क्यू से कम आएगी। करेक्ट है। तो क्यू इंड्यूस्ड इंसुलेटर में हमेशा कैसा आएगा, लेस देन क्यू। राइट। अगर ये कंडक्टर होता तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाती, इन्फिनिटी। तो तब यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाता, तब क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू किसके बराबर आती, क्यू के बराबर। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, ऑलवेज लेस देन क्यू आएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। पहली बात, अपोजिट चार्ज आने वाला है और कम चार्ज आने वाला है। तो पहला बोल रहा है कि इक्वल एंड डिसिमिलर, इक्वल तो नहीं है। ग्रेटर देन एंड डिसिमिलर, ग्रेटर देन कभी नहीं आ सकता है। नेक्स्ट लेसर देन डिसिमिलर, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब आपको कैसा चार्ज मिलेगा, अपोजिट चार्ज मिलेगा और कम मिलेगा। राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर कंडक्टर क्यू इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू। करेक्ट। इंसुलेटर के लिए लेस देन क्यू और कंडक्टर के लिए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या बोला है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर वेरीज एज। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स कैसे वेरी करेगा उसके डिस्टेंस के साथ बोले हैं। तो आप बताइए, कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ जो है वो 1/r² के साथ वेरी कर रहा है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ d repel each other with a force of 9 Newton. If the separation between them becomes 3d, then the force of repulsion will be। तो क्या बोला है आपको, दो चार्जेस है, पता नहीं कितनी वैल्यू है लेकिन है, Q1 Q2। कितनी दूरी पे रखा है आपने इनको, d दूरी पे रखा है। तो इनके बीच में आने वाला जो फोर्स है वो 9 न्यूटन के बराबर है। करेक्ट है। अभी आपने इनके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा के कर दिए 3d। चार्जेस को कुछ नहीं किया, चार्जेस सेम है। तो इस बार जो फोर्स आएगा वो कितना होगा बोल के पूछा है। करेक्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से। करेक्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डी के बदले में 3d रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो आप 9 न्यूटन पहले आ रहा था, तो अभी कितना आना चाहिए, 9 टाइम्स कम करना है, यानी कि 9 से डिवाइड करना है तो 1 न्यूटन। तो चलिए इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। तो पहले वाले केस के लिए अगर मैं लिखूं तो फोर्स का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, कितने के बराबर, 9 न्यूटन के बराबर। सही है। अगर मैं इस केस में लिखूं एफ डैश के लिए तो कैसे लिखूंगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 3d का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9d²। सही बोल रहा हूँ। तो ये वाली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपके पास, इसको आप रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ से आएगा ऊपर 9 न्यूटन
डिवाइडेड बाय 9, हाउ मच इट इज 1 न्यूटन। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1। आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूनिट बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप? फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम के कहते हैं, सही है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पे जिन जिन की यूनिट पता है वो पुट कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, करेक्ट। 4 पाई का कोई यूनिट है नहीं, छोड़ दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, करेक्ट है। चार्ज के लिए कूलम इनटू कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। अब इनको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स स्पेसिफिक चार्ज। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाई एम। अब बताइए, चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, करेक्ट है। नेक्स्ट, जो मास होता है ये स्पीड डिपेंडेंट होता है, स्पीड डिपेंडेंट, करेक्ट। कैसे? m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से डिपेंडेंट होता है। तो जब v की वैल्यू बढ़ती है तो m की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? v बढ़ने से ये वाला फैक्टर बढ़ जाता है, तो इनका डिफरेंस घट जाता है, जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर में नंबर घटेगा तो टोटल आंसर बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो m क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप बताइए, जब m इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 1, डिक्रीजेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सही है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर क्या है? फ्रैंकलिन। क्यों? फ्रैंकलिन को 1 ESU भी बोला जाता है, फ्रैंकलिन, और 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, करेक्ट। ये बाकी सभी बड़े यूनिट होते हैं। EMU मतलब 10 कूलम को कहते हैं, और ये वाला होता है 96500 कूलम, करेक्ट। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन और ESU। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन सो दैट इट acquires a चार्ज ऑफ दिस मच। तो एक कॉइन के ऊपर अगर इतना चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे बोल के पूछा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q डिवाइडेड बाई E के बराबर, सही है। तो Q की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6। E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.625 10⁻⁻19, ऊपर आ गया तो 13 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पॉइंट लगा दें तो 6.25 10⁻12। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसे? 6.25 इंटू 10⁻12। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 4। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉडीज है, राइट। दोनों का मास m है और चार्ज q है। इन दोनों को आपने स्ट्रिंग से बांध रखा है, जिसकी लेंथ l है। यानी कि दो स्ट्रिंग से, दोनों को l लेंथ की स्ट्रिंग से बांध रखा है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और इस पूरे सिस्टम को आपने एक सैटेलाइट में लेके चले गए स्पेस में। तो आपको पूछा गया टेंशन क्या है। अब बताइए, जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे mg नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है, सही है। तो तब
ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये वाला इधर चला जाएगा क्यू चार्ज, ये वाला इधर चला जाएगा क्यू चार्ज। इधर से दूरी L है, इधर से दूरी L है, यहाँ से फिक्स पॉइंट से, करेक्ट है। तो आप बताइए इनके बीच में आने वाला फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस 2L, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 4L स्क्वायर। ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो इनको पकड़ के रखने के लिए टेंशन भी इतना ही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अगर हम अर्थ पे होते तो वहां पे mg होता, जिसकी वजह से सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता, कुछ इस तरीके से दिख रहा होता, तो तब टेंशन की वैल्यू कुछ और आ जाती है। लेकिन जब हम स्पेस में चले जाएंगे तो ये नीचे लगने वाला mg हट जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, 2 point charges 4q q are separated by a distance r. Where should a third charge capital Q be placed so that the whole system remains in equilibrium? तो दो चार्जेस है आपके पास, +4q q, दूरी है r। तो आपको पूछा गया थर्ड चार्ज कहाँ रखूं जिससे कि इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कहाँ रखना है, तो मैंने बोल दिया यहाँ रख देंगे। तो अब यहाँ से कितनी दूरी पे है x, तो टोटल डिस्टेंस अगर r था तो उसमें से x कट चुका है, तो अभी कितना रह गया ये r माइनस एक्स। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम में आना है तो हर चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको मैं फर्स्ट चार्ज कह दूंगा, इसको मैं सेकंड चार्ज कह दूंगा। अब देखिए 4q वाला इस q को क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा बल्कि मान लेते हैं, या फिर अट्रैक्ट भी कर सकता है, राइट। हमें इसका नेचर नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि इसको इसने रिपल किया, F1 फोर्स लगाया, इसने भी इसको रिपल किया, F2 फोर्स लगाया। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लाना है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, करेक्ट। अब F1 इन दोनों के बीच में है, तो क्या लिखूं मैं, K 4Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R माइनस एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट है। नेक्स्ट ऐसे ही इस साइड में लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर की दूरी x है, करेक्ट। तो यहाँ से अगर देखें तो K Q काट दिया हमने, क्या बच रहा है आपके पास 4 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सही बोला है। तो अगर यहाँ से आप रूट ले लें इसके ऊपर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 4 का रूट आएगा 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा r माइनस एक्स 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया r/3। ये x कहाँ से, 4q से है कि q से है, q से, q से r/3 दूरी पे, करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, देखिए r/3 फ्रॉम q, ऑप्शन 2 आएगा। आई होप ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है तो ये q को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये इसको रिपल करेगा और ये वाला भी उसको रिपल करेगा, जिससे ये वाला कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इन दोनों को पकड़ के रखने के लिए कैपिटल Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव मान के सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आने वाला है, राइट। तो अगला सवाल देखिए, if two identical spheres having charge 16 microcoulomb 8 microcoulomb are kept at a certain distance apart, they exert a force of F। तो आपके पास दो चार्जेस है, एक है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा है -8 माइक्रोकूलम। कुछ दूरी पे आपने इनको रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो F के बराबर है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इन दोनों को टच कराया, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे वापस रख दिया, तो तब कितना फोर्स आएगा बोल के पूछे। तो ये देखिए, बिफोर टच, इनको टच कराने से पहले की बात, 16 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम दूरी मान लेते हैं डी। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, के 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर
करेक्ट है इतना। अभी आपने इनको टच किया, आफ्टर टच दूरी अभी भी d के बराबर है। जब हम दो आइडेंटिकल चार्जेस को टच कराते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आप बताइए Q1 की वैल्यू 16, ये -8, तो कितना हो गया 8, 8/2 करेंगे तो इधर कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम, सेम इधर भी कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम। करेक्ट है। अगर आप अब नया फोर्स यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा आपको, एफ डैश इज इक्वल टू के 4 × 4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। मैं यहाँ पे माइक्रो वाला टर्म नहीं ले रहा हूँ 10⁻⁻6 वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। राइट, तो आप बताइए यहाँ से आप क्या लिखेंगे। अगर यहाँ से आप देखें तो एफ डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8 विच इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इस के बाई डी स्क्वायर की वैल्यू को आप वहां पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ डैश इतना, के डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के बदले में आप क्या पुट करेंगे, एफ डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8 इंटू 16। ये 16 इसके साथ निकाल देंगे तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपको, एफ बाई 8, यानी कि आफ्टर टच जो फोर्स होगा वो 8 गुना कम होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक ड्यूटेरॉन है, सही है, और एक अल्फा पार्टिकल है। तो ड्यूटेरॉन क्या होता है अभी बता देंगे। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम आर F1 F2 एंड देयर एक्सेलरेशंस आर A1 A2 रेस्पेक्टिवली। तो क्या बोला है यहाँ पे, एक ड्यूटेरॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिससे कि उन पे लगने वाले फोर्सेस F1 और F2 है और दोनों में आने वाला एक्सेलरेशन A1 A2 है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको पहले, ड्यूटेरॉन इज बेसिकली 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो इसके लिए चार्ज होगा E के बराबर, मास होगा 2 mp के बराबर। करेक्ट। नेक्स्ट वहीं पे अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो चार्ज होगा वो 2e के बराबर होगा और जो मास होगा वो 4 mp के बराबर होगा। mp यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। ये डाटा है इसके लिए। अब बताइए ड्यूटेरॉन के लिए अगर मैं लिखूं, ड्यूटेरॉन F1 इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल E फोर्स के लिए। तो यहां से अगर आप देखें तो F1 इज इक्वल टू ई के बराबर, अगर आप लिखते हैं F1 इज इक्वल टू M1 m इंटू A1, तो यहाँ से F1 के बदले में आप लिखेंगे ई डिवाइडेड बाई mp, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 mp इक्वल टू A1। करेक्ट है। सेम चीज अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए करें, अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा F2 इक्वल टू Q इंटू ई। अल्फा पार्टिकल के लिए Q कितना है 2e, 2e इंटू ई। वहीं पे अगर आप लिखें इसका एक्सेलरेशन तो m इंटू A2, F2 के बदले में आप लिखेंगे 2e विच इज इक्वल टू 4 mp इंटू A2। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आएगी A2 इज इक्वल टू, ये वाला इसके साथ निकाल देंगे तो 2e डिवाइडेड बाई 2 mp। यस, देखिए F1 और F2 सेम है क्या, F1 में ई है, F2 में 2e है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। एक्सेलरेशन देखिए, ई डिवाइडेड बाई 2 mp, ई डिवाइडेड बाई 2 mp, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम नहीं है मगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, A1 इक्वल टू A2। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, 3 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू ईच आर at the corners of an equilateral triangle as shown, the intensity of electric field at O will be। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 चार्जेस है Q, है ना,
तो ये सभी को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा है, तो आपको पूछा है कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब भी कोई सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम होता है तो उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3। तो लिख लीजिए, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इफ equal charges are placed at the vertices, then net electric field at the center is always 0। ये याद रखिए, जब भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसके अगर हर कॉर्नर के ऊपर हमने सेम चार्ज रखा है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी मिलेगी, 0। ऐसे में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दो चार्जेस दे दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो आपको ये दो का नहीं निकालना है, ये थर्ड वाले चार्ज का फाइंड करना है। तो इसका जितना आएगा ये दोनों का मिला के भी उतना ही आएगा। क्लियर है? तो ऐसे देखते हैं आगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, टू वेरी स्मॉल स्पीयर्स ए एंड बी with charges 10 and 20 coulomb respectively separated by a distance 80 centimeter, the electric field at a point on the line joining the centers of two spheres will be 0 almost how much distance। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके पास दो चार्जेस है, एक का चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, दोनों को सेपरेट करके रखा है हमने 80 सेंटीमीटर पे। तो आपको पूछा गया कि इस लाइन पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बोल के पूछा है। पहले देखिए, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इन दोनों के सेंटर में ही 0 होगा। अगर ये चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बिटवीन कहीं तो 0 होगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो इनके बाहर कहीं 0 होगी। सही है? तभी ये दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का कहाँ 0 होगी, दोनों के बीच में ही कहीं पे। तो अब देखिए, यहाँ से मैंने मान लिया इस जगह पे किसी पॉइंट को, यहाँ से ये कुछ दूरी पे है x, और यहाँ से कितनी दूरी पे है 80 माइनस एक्स। तो इस चार्ज को मैं फर्स्ट चार्ज कह दूंगा, इस चार्ज को सेकंड चार्ज कह दूंगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई रहेगी E1। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E2, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होना है तो E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, E2 के बराबर। करेक्ट है? तो E1 के लिए आप लिखेंगे k Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला कितनी दूरी पे है, x। सेम वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे k Q2 डिवाइडेड बाई कितना है 80 माइनस एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट? तो यहाँ से k और k काट दिए, Q1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 माइक्रो डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों साइड के माइक्रो निकाल दिया और ये 0 भी निकाल दिया हमने। अब बच रहा है आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी इसका रूट लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1 का 1 हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, ये वाला √2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √2 एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा 80 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1, एक्स कॉमन निकाल लिए, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2.414, जिसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 33 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता तो आप पॉइंट बाहर कंसिडर करते हैं। सही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये दूरी आर। क्या बोला है, एट ए डिस्टेंस डी आर अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू।
तो एक्सियल पॉइंट पे ये वाली दूरी सेंटर से डी दूरी पे, ये जो डी है बहुत बड़ा है किससे, आर से। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस, इनमें से कौन से वाले टर्म पे डिपेंड करेगी। तो ई एक्सियल के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 2 k p डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डी क्यूब। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 kp डिवाइडेड बाई डी क्यूब। अब अगर यहाँ से p के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो p के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंटू डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज इंटू सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको p मिल जाएगा, ये वैल्यू उसमें पुट करके देख लीजिए। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 k q r डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो यानी कि ई एक्सियल जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू आर डिवाइडेड बाई डी क्यूब। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। आई होप ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। तो जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं, करेक्ट है, ये वाले रेडियली इनवर्ड होते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 3। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जब कोई आप इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल experiences only torque and no force। क्यों, दोनों चार्जेस के ऊपर इक्वल फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है। लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स होता है वो एक लाइन में ना होने की वजह से टॉर्क फील कर सकता है। अगर ये भी एक ही लाइन में आ जाए तो टॉर्क भी नहीं लगेगा, लेकिन मोस्टली टॉर्क फील करेगा और फोर्स फील नहीं करेगा। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, करेक्ट। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो दोनों के ऊपर अलग फोर्स होता जिससे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, तब टॉर्क भी लगता और फोर्स भी लगता। कहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ओनली टॉर्क। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 3 मैक्सिमम टॉर्क बोल के पूछा है। तो आपके पास एक डाइपोल है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 पावर 3। तो इसके ऊपर लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा फॉर मैक्सिमम टॉर्क, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री, करेक्ट है। तो टाउ इज इक्वल टू लिखा जाएगा पी इंटू ई। अब पी के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू आर या फिर डी इंटू ई। सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो क्यू की वैल्यू है 2 10 पावर -6, डिस्टेंस की वैल्यू है 1 10 पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 पावर 3। तो कट कर देंगे इनको तो ये अभी कितना बच जाएगा 5। 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके लिए, 2 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर कूलम नहीं आएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, point B lies on the perpendicular bisector of an electric dipole, dipole moment P. The distance of B from the dipole is R. Clear? Larger distance. The electric field intensity proportional to. तो आपको बोला गया इक्वेटोरियल प्लेन में एक डाइपोल है ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आर पे कैसे डिपेंड करेगी। तो ई इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला होता है के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू।
यानी कि ई इक्वेटोरियल जो भी है वो 1/r³ से वेरी करेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स? तो इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत है बल्कि पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अ टेंशन इन एवरी लाइन एंड इट ट्राइज टू पुल इट्स एंड टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि इस लाइन के अंदर हर जगह पे टेंशन रहेगा, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं रहेगा। सही है। तो टेंशन कहाँ पे आता है? स्ट्रिंग में आता है, चेन में आता है, रोप में आता है। ये तो इमेजिनरी लाइन्स है, इनका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है ना। तो इसमें कोई टेंशन आने वाला है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए जिसे हमें टिक करना है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन लाइन्स, हो सकता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे तो सारे लाइन एक जगह पे क्राउडेड हो जाएंगे। अगर सिमिलर टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उस टाइम में दूर रिपल कर जाता है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन भी हो सकता है। द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट से मिल जाएगा उसके। सही है। द फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग, है ना। नंबर ऑफ लाइन्स अगर कम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर ज्यादा जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बस फर्स्ट वाला रॉन्ग है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इज 630 न्यूटन पर कूलम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज, तो आपको ई दिया गया है और आर दिया गया है, तो आपको क्यू बताना है। तो पॉइंट चार्ज की बात की गई है, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ई की वैल्यू कितनी है? 630, के की वैल्यू 9 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई ये वाला क्यू एज इट इज। ये दूरी कितनी है? 6 मीटर, तो इसका 36 करेक्ट है। 9 और 36 काट देंगे तो यहाँ से 4 मिलेगा, इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 0 12 24 25 10 पावर -9 कूलम। तो देखिए ये नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको? 25 वाले। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट। आई होप कि ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इसके लिए गॉस लॉ लगा लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इसका आंसर आना चाहिए, यूनिट चार्ज बोला है तो 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज हैविंग रेडियस 1 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल फ्लक्स लिविंग द गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग इट। तो आपके पास क्या है? एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, इसकी जो सिग्मा है वो है 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सही है। तो आपको पूछा गया कि अगर कोई गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर दूं तो इससे निकलने वाला फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स के लिए आपको फॉर्मूला होता है क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। तो अगर आप इसको लिखें तो फाई इज इक्वल टू, क्यू के लिए कैसे लिख सकते हैं? जो सिग्मा होता है वो क्यू बाई ए के बराबर होता है, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ए के बराबर। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू पता है आपको 20, ए को आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा 20 इंटू 4, पाई को एज इट इज रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आ रहा है 80 पाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कोई ऑप्शन में ऐसे लग रहा है, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? 80 पाई पर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, S1 S2 S3 आर थ्री कॉन्सेंट्रिक spherical shells as shown in figure. S1 and S2 have charges 4q 8q respectively, whereas S3 is uncharged. Find the flux passing through S1 to that ratio of flux passing through S1 to that of S3। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए S1 से कितना फ्लक्स निकल रहा है और S3 से कितना फ्लक्स निकल रहा है, दोनों का रेशियो लिखना है आपको। तो S1 के अंदर अगर आप देखें तो चार्ज कितना आएगा आपको? 4q। सही है। तो यहाँ पे phi 1 is 4q डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट। वहीं पे अगर आप S3 की बात करें तो S3 के अंदर कितना चार्ज है, 4Q प्लस 8Q, तो टोटल 12Q। फाई 3 इज इक्वल टू 12Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। करेक्ट। आपको पूछा गया फाई 1 रेशियो फाई 2 कितना, फाई 3 कितना है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 4Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 12Q। तो यहाँ से Q और Q ये वाला इसके साथ निकाल देंगे, ये इसके साथ निकाल देंगे, आंसर आएगा 1 रेशियो। तो देखिए कोई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि आपके पास ऐसा एक स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड 40 सेंटीमीटर है, इसके बिल्कुल ऊपर 20 सेंटीमीटर पे आपने चार्ज रखा है 6 माइक्रोकूलम। करेक्ट। तो आपको पूछा गया कि इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ये ओपन सरफेस है, राइट। तो अगर हमें इसे क्लोज सरफेस मानना होगा तो और 5 साइड चाहिए इसके लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको एक क्यूब बना लेते हैं। हम इस तरीके से क्यूब बना लेंगे जिसके हर साइड 40 सेंटीमीटर का होगा। तो ये वाला तो 20 सेंटीमीटर पे था ना, तो अंदर ही आ जाएगा। तो आप बताइए कितने फेसेस होंगे इसके अंदर, 6 फेसेस होंगे। हमें एक फेस का बोलना है, तो हमें बस इसका बोलना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फाई इज इक्वल टू फाई नेट डिवाइडेड बाई 6। टोटल क्यूब से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका 1/6 पार्ट इस सरफेस से निकलेगा, उसीलिए डिवाइडेड बाई 6 लिखा है। अब फाई नेट क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। तो इसका आंसर आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब सारे वैल्यू पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू है 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 6 और 6 काट देंगे तो ये आंसर आएगा 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, राइट। इनमें से कौन सा वाला है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिल्कुल। क्यों, पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स भी कम आएगा, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल। क्यों, देखिए पाई इज इक्वल टू आप फार्मूला लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जब दो चीजों को आप डॉट प्रोडक्ट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो स्केलर होता है। तो ये भी ट्रू है। तो आपको इसमें से क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको सही वाले देखने हैं, तो दो तो सही हो गए, तो ऑल आर ट्रू में ही आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। अब देखिए अगर कोई स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर यही वाला एक क्यूब होता, इस तरीके से क्यूब होता, इसके अंदर चार्ज क्यू होता, तो उस टाइम पे भी फ्लक्स कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसका शेप भले ही कुछ भी हो, बस वो चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसा वाला होगा तो उसके लिए फ्लक्स सेम ही आएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, ऑल आर ट्रू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एड्ज लेंथ एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द वन ऑफ द फेसेस नॉट टचिंग द चार्ज क्यू इज। तो क्या बोले देखिए इसमें, आपके पास एक क्यूब है, देखिए आपने चार्ज रखा है इस जगह पे कैपिटल क्यू। आपको पूछा है कि उस फेस से बताइए जिससे चार्ज टच में नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये वाला फेस है। जब हम चार्ज को कॉर्नर पे रखते हैं तो ये वाला चार्ज इस क्यूब में कंट्रीब्यूट करेगा कितना, क्यू बाई 8। क्योंकि इसको अगर आपको कंप्लीटली एनक्लोज करना होता है तो अभी 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, जो कि इधर और इसके पीछे और उसके पीछे ऊपर 4। तो अब उसमें से ये वाले चार्ज का कितना हिस्सा इस क्यूब में आएगा, वो होगा 1/8। तो इसके लिए आएगा क्यूब बाई 8।
आप बताइए इसके अंदर जब भी हम कॉर्नर पे रखते हैं तो ये तीन सरफेसेस के साथ टच में आता है, तो वो सरफेसेस में से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। तो अभी कितने सरफेसेस एक्टिव है इसमें, 1 2 और ये फ्रंट वाला एक 3, तो यानी कि तीन सरफेस काम के है और तीन सरफेस बेकार है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें कितने सरफेस एक्टिव है, 3 सरफेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाई, ये फाई नेट है, फाई इक्वल टू फाई नेट डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। तो इसमें आंसर आएगा आपको Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब भी आप सेंटर में चार्ज रखते हैं तो कंप्लीटली वो कंट्रीब्यूट करता है, सही है। जब आप इसको किसी फेस पे रखते हैं तो वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है। जब आप इसको किसी एड्ज पे रखते हैं तो उस टाइम पे ये वन फोर्थ कंट्रीब्यूट करता है। जब कॉर्नर पे रखते हैं तो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, एट ए डिस्टेंस दे रखा है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, तो लैम्डा बताना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ई दिया है, तो ई के लिए फॉर्मूला होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, सही है। लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ई पता है, आर पता है, तो आप इसको और थोड़ा अच्छे से लिखिए, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है 1/, तो इसको आप के बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। तभी आपको सारे वैल्यू पता है, पुट करिए। ई की वैल्यू कितनी है, 18 10 पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9 10 पावर 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये 2 इसके साथ निकाल देंगे, ये इसके साथ निकाल देंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। इस 9 को अगर इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 पावर -5 कूलम पर मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट ए डिस्टेंस आर इज। तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप इससे कुछ दूरी r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ये नॉन कंडक्टिंग के केस में। तो सेम इधर भी देखेंगे, r दूरी पे, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होता तो उस टाइम पे आपको आता सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ r इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड शेल, शेल यानी कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन द ग्राफ व्हिच मे करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेरिकल शेल है आपके पास, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो होगी, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, अप टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, जीरो। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ तक जीरो ही आएगी पूरा। फिर जैसे ही हम सरफेस पे आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसके बाद धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, अंदर जीरो बाहर की तरफ हाइपरबोला, सही है। तो कौन सा वाला ग्राफ आएगा इसके लिए, इसके लिए ग्राफ आएगा फर्स्ट वाला। अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो उसके लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में जीरो होती, धीरे धीरे आगे बढ़ने, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाती, सरफेस के बाहर सेम ऐसे ही आता। तो उसके लिए ग्राफ आता तब ये वाला, अगर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता, सही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस इन द गिवन बिलो। तो ये हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है बोल के पूछा है। तब देखिए, जितना फ्लक्स इस सर्कल से एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इस हेमिस्फेयर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्यू इन कितना है, जीरो, इसमें कोई चार्ज है
नहीं है, तो क्यू इन की वैल्यू कितनी है 0। कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस है, ये S1 ये S2, 2 सरफेस है। तो 2 सरफेस का फ्लक्स अगर हम ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 0। φ1 प्लस φ2 कितना होना चाहिए 0, क्योंकि नेट चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होना चाहिए। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए 2 सरफेस है, एक ये वाला और एक ये वाला, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, इससे एंटर कर रहा है, इससे एग्जिट कर रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं φ1 इक्वल टू φ2 माइनस के साथ, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, जिससे कि दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या हो जाएगा 0। तब मेरे को पता है कि इसका अगर मैं फ्लक्स ढूंढ लूँ तो एरिया कितना होगा, φ1 के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, a इंटू ई, सही है। तो उसके लिए एरिया की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर इंटू, दिस इज φ1, करेक्ट है। अब इतना ही फ्लक्स किसके अंदर जाएगा, φ2 में से भी, बस एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, नेट 0 आएगा, तो आंसर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो कौन सा आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1। आई होप ये वाले इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं जैसे कि पढ़ाने का तरीका, या फिर कहीं पे कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके कमेंट में बता सकते हैं, जैसे कि आने वाले वीडियो में हम इनको सुधार करेंगे। सही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।